हेलो एंड वेलकम टू सीयूईटी फ्री क्लासेस। मेरा नाम प्रियंवदा है और आज हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि यूएस हेजुमनी स्टैब्लिश हो गई, जो दुनिया को थोड़े दिनों बाद पता चली कि यूएस की हेजुमनी में हम सब सरवाइव कर रहे थे। अब देखते हैं कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है और कहीं ना कहीं यूएस सुप्रीमेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलती है, वहीं पर हम और पावर्स, अल्टरनेटिव पावर्स को दुनिया में बनते हुए देखते हैं। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यानी पावर की एक तरफ जो यूनिपोलैरिटी हो रही थी, उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके और भी प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में वर्ल्ड में बन रहे थे, जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स को अफेक्ट करने वाले थे। तो आज हम उन्हीं अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर की बात करेंगे कि यूएस हेजुमनी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, व्हेन वी वर लिविंग इन द हेजुमनी ऑफ द यूएसए, व्हाट वर द अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ द पावर दैट हैव इमर्ज्ड ड्यूरिंग दैट एरा। उसी की बात है। इसमें इन्होंने तीन ही चीजें डिस्कस करी हैं। अच्छा, आपने नोट नहीं स्टार्ट किया है? यस। तो मैंने आपसे कहा कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं तीन चीजें। ईयू के, यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन, जो कि एक अल्टरनेटिव सोर्स, पूरे यूरोप का इंटीग्रेशन हो जाता है और वे एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, ईयू, इन 1992। कैसे ये बनता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, उसका भी छोटा सा ग्लिम्स इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दूसरा आप देखेंगे आसियान, यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। आसियान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का भी क्या हो जाता है, एसोसिएशन हो जाता है, वो भी एक ग्रुप बनाते हैं। और तीसरा, एशिया में एक नई पावर निकल कर आती है, वो है चाइना। इन तीनों का जिक्र ही इस चैप्टर में किया गया है, दैट्स इट। यानी दीज आर द अल्टरनेटिव powers, alternative source of powers which were trying to break the hegemony of the USA and trying to create the alternative source of power and try to influence the international affairs, not to make the world unipolar but actually a multipolar. They have tried a lot. तो पूरा यूरोप इंटीग्रेट करके ये लोग यूरोपियन यूनियन बनाने की कोशिश करते हैं। आसियान के बारे में बात करेंगे, एक अलग ग्रुप है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का। और आज का आपका लेक्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आई हैव इम्प्रूव्ड इन माई PPT format. I have tried to incorporate lot of maps and the pictures for your better understanding, और जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे से इस लेक्चर को समझ सकें। क्योंकि जब भी आप कभी मैप के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू चीज़ों को पढ़ते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ पाते हैं। वही आज हम यहाँ पर देखेंगे। And then we will talk about the China, how China has becoming, how the China has started its growth as an economic power and how far it has reached till now in the present scenario. Everybody knows कि चाइना की इकोनॉमी काफ़ी, अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो इट इज़ नंबर 1 लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द जीडीपी टर्म्स। सो चाइना इज अनबीटेबल राइट नाउ। तो इस चैप्टर में इन दिनों की बात करेंगे। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। जब कभी भी हम, आपको मेरा पैटर्न पता है, जब भी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब आपको जानना ज़रूरी है। वैसे चैप्टर के दौरान भी वो दिखाई देंगे, बट फिर भी उनका जानना ज़रूरी है आपके लिए। तो मूविंग ऑन टू वर्ड्स दैट मैटर्स, व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन क्या है? 1992 में मैंने आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यूरोप में वो सारी कंट्रीज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ आपका सोवियत यूनियन, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यूरोप वॉज क्वाइट डिसइंटीग्रेटेड एंड नॉट यूनिफाइड, राइट। बिल्कुल भी यूनिफाइड नहीं थे, डिसइंटीग्रेटेड थे, यूनिटी नहीं थी, एंड दैट हैव एग्जिस्टेड अ लॉन्ग बिफोर, इवन बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, राइट। पहले से ही था। तो यूरोप को
एकजुट करने में यूरोपियन ग्रुप, जितनी भी कैपिटलिस्ट कंट्री थी, ऑलमोस्ट एवरीवन, they have established a organization called European Union in 1992. कॉमन गोल था इनका फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, एक दूसरे की कॉपरेशन में और होम अफेयर्स में मदद करना, जिससे इनका, अब आपने यूरोप में देखा होगा छोटे छोटे कंट्रीज हैं, अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन ना बनाते यूरोपियन यूनियन, और फर्ज कीजिए कि वो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन ही रहते, तो क्या वो वर्ल्ड अफेयर्स में एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर पाते? नहीं। अभी यूरोपियन यूनियन ना काफी बड़ा प्रेशर ग्रुप, सारे यूरोपियन कंट्रीज को एकजुट करने में और एक बड़ा सा प्रेशर ग्रुप बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। अभी अगर पूरे यूरोपियन यूनियन की बात की जाए तो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इसकी काउंट होगी। अभी मैंने आपसे कहा था चाइना है, बट कंट्री वाइज यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो अगर यूरोपियन यूनियन को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इसी की आएगी। आप समझ रहे हैं? तो इनकी एकता में ही शक्ति होती है, इसको बहुत अच्छे से बताते हैं। तो अपनी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी को, क्योंकि देखिए एक जैसा कल्चर है, एक जैसा रहन सहन है, काइंड ऑफ, नॉट लैंग्वेज तो नहीं कह सकते, बट काइंड ऑफ इनका जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड है, जो इनका कल्चर है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जाहिर सी बात है इनको इनकी 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 जो कॉमन गोल्स हैं, होम अफेयर्स को मेंटेन करना, कॉपरेशन करना, इकोनॉमी को बढ़ाना, फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी ऑलमोस्ट इनकी एक जैसी है। तो इन्होंने 1992 में यूरोपियन यूनियन ने क्या बनाया? अरे 1992 में ग्रुप ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था यूरोपियन यूनियन 1992 में। आई एम सॉरी, OEEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। देखिए यूरोपियन यूनियन बनने की शुरुआत कहीं ना कहीं यहीं से होती है। OEEC जो कि बनता है आपका 1948 में, ये क्वेश्चन आ चुका है 1948 में, टू चैनल एड टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। सभी ने पूछा कि यूरोपियन कंट्रीज का फेट, भविष्य क्या होगा? सब तो बिखरे पड़े हैं। तो उसको उसकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूएसए ने एक मार्शल लॉ तैयार किया। मार्शल प्लान, देखिए नेक्स्ट आपका वही है, मार्शल प्लान इंट्रोड्यूस किया गया बाय अमेरिका टू प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प फॉर द रिवाइवल ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी। यानी यूरोप की इकोनॉमी को सरवाइव कराने के लिए, सॉरी रिवाइव करवाने के लिए इन्होंने एक मार्शल प्लान तैयार किया। ठीक है, मार्शल प्लान क्या था? अमेरिका एक फाइनेंशियल हेल्प या एड देगा टू रिवाइव द यूरोपियन इकोनॉमी। उसके तहत ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है 1948 में, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये क्या दे रहे थे? फाइनेंशियल हेल्प, एड दे रहे थे जितनी भी वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स हैं। आपको पता है 1948 की बात हो रही, तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज तो उस ब्लॉक का हिस्सा थी, टू कोऑपरेट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो मार्शल लॉ भी हो गया, OEC भी हो गया। फिर आते हैं आपका आसियान। आसियान मैंने को बताया एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है आसियान, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसका मैप मैं आपको दिखाऊंगी, कितनी कंट्रीज हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी। फिलहाल यूरोपियन यूनियन की तरह ही साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने भी अपना एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आसियान, जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड द कल्चरल डेवलपमेंट। अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना, सोशल एंड कल्चरल प्रोग्रेस को प्रमोट करना ही इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या था? उद्देश्य था। व्हाट इज आसियान वे? एक टर्म आपको यहां पर मिलेगा और देखने के लिए, इट इज एन इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेनिस्ट एंड कोऑपरेटिव टू प्रमोट द सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स। यानी ये इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, इनफॉर्मल डायलॉग है बिटवीन द नेशंस टू प्रमोट द सुपर नेशनल स्ट्रक्चर्स। ओके, और इसको डिटेलिंग में जब हम आसियान वे पढ़ेंगे अभी आसियान के बाद, उसमें मैं और अच्छे से बता दूंगी। एक आसियान रीजनल फोरम, ARF बोलते हैं, उसे बनाया गया है। An organization established in the 1994,
1994 टू प्रमोट द कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड द फॉरेन पॉलिसी, यानी जो भी आसियान ग्रुप में है, आसियान ग्रुप के मेंबर्स हैं, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग सम मोर कंट्रीज, दे हैव फॉर्म्ड एन आसियान रीजनल फोरम, जहां जिसको बनाया गया 1994 में, एक दूसरे को सहयोग करना फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी में, इसका उद्देश्य था। ठीक। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं? एक एक ऐसा एरिया तैयार करना, ऐसा इकोनॉमिक जोन तैयार करना जहां पे ट्रेड बैरियर्स को मिनिमाइज या जीरो पे लाया जाता है, यानी ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है कंप्लीटली, और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना वहां पर इंटरप्राइजेस लगा सकते हैं, और इनके ऊपर टैक्सेस किसी भी प्रकार का, या इनको सेटअप करने में गवर्नमेंट खुद हेल्प करती है, जिससे इनके इंटरप्राइजेस को आसानी से सेटअप किया जा सके। ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं इनके ऊपर टैक्सेस कम से कम लग सके, और अगर कोई कंपनी दिवालिया भी हो जाती है तो वो आसानी से अपने पैसे यहाँ से निकाल सकें, ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस ना हो। तो एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करना जहाँ पर ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया जाता है। बेसिकली ये फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कहा जाता है कि हमारे देश में आओ, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हमने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार कर रखा है, वहाँ पर आप फैक्ट्रीज लगाओ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, हमारे देश का भी कल्याण होगा और आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा। ओपन डोर पॉलिसी क्या होती है? ये ओपन डोर पॉलिसी चाइना ने अडॉप्ट करी थी 1978। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब वही है, दरवाजे खोल देना। जो हमने 1991 में किया वो एक्चुअली चाइना ने 1978 में ही कर दिया था। टू इनवाइट द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम द अब्रॉड, अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। जैसे ही आप अपनी इकोनॉमी खोलेंगे और उसको लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज करेंगे, लिबरलाइजेशन एलपीजी प्रोग्राम याद है ना, 1991 में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। इन द सेम वे दे हैव ओपनड देयर इकोनॉमी, दो दे वर कम्युनिस्टिक। आपको पिछले लेक्चर में पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग कम्युनिस्टिक and being capitalistic, but China being communistic, they have opened their economy to invite the investment of the capital and the technology. जब इकोनॉमी खुलती है तो बाहर के लोग, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट करते हैं तो बाहर के लोग कैपिटल यानी पैसा भी लेकर आते हैं, और टेक्नोलॉजी यानी अपनी फॉरेन टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं। तो आपके यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और फॉरेन रिजर्व्स बढ़ते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट है 3 पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी। ठीक है, इस 3 पिलर्स ऑफ आसियान कम्युनिटी क्या है ये? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशल कल्चरल कम्युनिटी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आसियान को बनाने का उद्देश्य क्या है? सिक्योरिटी, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उस एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करना, और सोशियो और कल्चरल एस्पेक्ट को डेवलप करना। जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं कल्चरली और सोशली वो एक जैसी होमोजीनियस कल्चर को प्रेजेंट करती हुई हैं, तो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना, उनकी सिक्योरिटी को मुहैया कराना, या उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात, सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में बात करना, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना ही आसियान का उद्देश्य था। तो आसियान कम्युनिटी के 3 पिलर्स हो गए, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ मूविंग ऑन टू, ये तो वर्ड्स दैट मैटर, अभी चैप्टर शुरुआत नहीं हुई है। देखिए ये टाइमलाइन है। अब ये टाइमलाइन वो टाइमलाइन है जहां से आपका यूरोपियन यूनियन बनने की शुरुआत होती है। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तो ये टाइमलाइन ऑटोमेटिकली आपका तैयार हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें से 2 ही 3 चीज़ों में आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज बाकी सब आपका तैयार हो जाएगा। कैसे यूरोपियन यूनियन बनता है, कैसे कैसे बाकी कंट्रीज इसे ज्वाइन करती हैं, उसी का टाइमलाइन दिया गया है। इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, मैं स्किप नहीं कर रही हूँ, मैं दोबारा इस चीज़ को मेंशन करूंगी। बस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और यूरोपियन यूनियन जैसे ही खत्म होगा फिर बैक टू टाइमलाइन पे आएंगे, आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर चुके हैं।
और क्वेश्चन इससे बनेंगे, तो इसलिए आप इसको स्किप तो करें ही ना। यहां से हमारा स्टार्ट हो गया है। चैप्टर की शुरुआत यहां से है आपकी। आफ्टर द लेट मी यस, तो चैप्टर की शुरुआत यहां से। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, देयर वॉज अ डेलिमा अमंग मेनी यूरोपियन लीडर्स ओवर द स्टेटस ऑफ यूरोप। ये मैंने आपको बता दिया, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, इतना ज्यादा राइवलरी अमंग द यूरोपियन कंट्रीज थी कि उनके स्टेटस को लेकर बहुत चिंता व्यक्त करते हैं यूरोप के बाकी कंट्रीज के लीडर्स। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड द स्ट्रक्चर ऑन विच द यूरोपियन स्टेट्स हैड बेस्ड देयर रिलेशंस। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तो इकोनॉमी इनकी खराब हो गई, और जिस तरीके से जिस स्टेटस पे जिस तरीके से इन्होंने अपने रिलेशंस बेस्ड कर रखे थे दूसरे नेशन से, वो भी काफी खराब हो जाता है। द कोल्ड वॉर एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1945। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लोग पूछते हैं कि यूरोप का भविष्य क्या होएगा, तो यहाँ पर यूरोप ने कोल्ड वॉर के दौरान यूरोप का एक इंटीग्रेशन हम देखते हैं आफ्टर 1945। 1945 में ही तो खत्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द यूरोपियन इकोनॉमी वाज रिवाइव्ड बाय द एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सपोर्ट बाय यूएसए अंडर द मार्शल प्लान। सो व्हाट वाज द मार्शल प्लान? यूएसए एक्सटेंसिव फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है जिससे इनकी इकोनॉमी रिवाइव कर सके, विच वाज एक्चुअली गॉट शैटर्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर देन दैट, राइट। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप देखने को मिलता है, स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीट इंटीग्रेशन तो आपको देखने को मिलेगा आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 के बाद, लेकिन फिलहाल यूरोप के कुछ कंट्रीज एकजुट होना शुरू हो जाते हैं और 1945 के बाद, राइट। और इसी फाइनेंशियल एड को प्रोवाइड करने के लिए एक चैनल बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाता है जिसका नाम था द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, OEEC। वॉज एस्टैब्लिश्ड कब बनाया जाता है? 1948 में। इसी फाइनेंशियल एड को चैनलाइज करने के लिए टू द वेस्ट यूरोपियन स्टेट्स। अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन द पॉलिटिकल कॉपरेशन। ये तो हो गया कि एक कुछ यूरोपियन कंट्रीज इस फाइनेंशियल एड को लेने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, कुछ तो इंटीग्रेशन हुआ। दूसरा स्टेप देखते हैं, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है इनका 1949 में, नेक्स्ट में, और ये बनाते हैं क्या? काउंसिल ऑफ यूरोप बनाते हैं 1948 में। और काउंसिल ऑफ यूरोप जो है, देखते हैं कि ये पॉलिटिकल वे में कंट्रीज को यूनाइट कर रहा था। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन था, ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन था, पॉलिटिकल कोऑपरेशन अमंग द यूरोपियन स्टेट्स which was formed in 1949 named as Council of Europe। ठीक है, तो अभी देख रहे हो ना, धीरे धीरे यूरोप इंटीग्रेट हो रहा है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। Now the disintegration of Europe, USSR led to the formation of European Union in 1992, which led to the foundation of a common foreign and security policy, cooperation on justice and creation of a single currency। तो जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हो जाता है इन 1992, जिसका एम क्या था? कॉमन फॉरेन पॉलिसी होगी हमारी, कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न्स है हमारे, और कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। यानी पूरे यूरोप में एक ही करेंसी काम करेगी जिससे हम एक नेशन स्टेट बन सकें। क्या बन सके? नेशन स्टेट। यहाँ इस चैप्टर में मेंशन किया गया। नेशन स्टेट क्या होता है? जब कुछ लोग जिनका कॉमन कल्चर हो, या किसी कॉमन रिलीजन हो, या कॉमन लैंग्वेज हो, किसी एक कॉमन फैक्टर को ध्यान में रख के वो होमोजीनियस पॉपुलेशन एक देश का निर्माण करती है, उसी को नेशन स्टेट कहते हैं। तो यूरोपियन यूनियन क्या होता है? एक देश की तरह ऑलमोस्ट लग रहा था, एक नेशन स्टेट की तरह लग रहा था, क्योंकि कल्चर तो इनका सेम ही है ऑलमोस्ट यूरोपियन कंट्रीज का। तो कोई एक कॉमन फैक्टर जिससे पूरी जनता रिलेट कर सकती है और एक पॉलिटिकल एंटिटी में बदल जाती है, उसी को नेशन स्टेट बोलते हैं। तो दे वर बिहेविंग लाइक अ नेशन स्टेट। ठीक, अब देखिए,
द यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व्ड ओवर द टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। एक ऐसा यूरोपियन यूनियन जो कि इकोनॉमिक कॉपरेशन, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए बना था, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉपरेशन या पॉलिटिकल एंटिटी की तरफ बढ़ रहा है ना। अब यूरोपियन यूनियन अगर आपने कहीं भी देखा होगा तो यूरोपियन यूनियन की बात होती, वो कॉमन यूरोपियन यूनियन के मोटिव्स को और उनके बेनिफिट्स को और उनके विलिंगनेस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रखता है। नाउ यूरोपियन यूनियन अब क्या हो गया, इकोनॉमिक भी हो गया, पॉलिटिकल भी हो गया, डिप्लोमेटिक भी हो गया और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी हो गया। यानी इसने एक नेशन स्टेट की तरह बिहेव करना, एक कंट्री की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया, जिनकी अपनी करेंसी है, जिनका अपना इकोनॉमी है, कॉमन इंटरेस्ट है और ट्रेडिंग भी ऐसे ही करते हैं ये पॉलिटिकल एंटिटी की तरह। यानी यूरोपियन यूनियन एज अ कंबाइंड अपनी बातों को रखने लगा और बाकी नेशन से अपने रिश्ते रखने लगा। डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी इनका बढ़ गया टू सेफगार्ड देयर सिक्योरिटी कंसर्न्स। और इसी वजह से अगर हम देखें इकोनॉमिक वे में, तो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर मेंशन किया था कि यूरोपियन यूनियन क्या हो गया है, वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इसकी जीडीपी मोर देन 12 ट्रिलियन इन 2005 थी। करेंसी क्या है यूरोपियन यूनियन की, यूरो। कैन पोज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। यानी जिसकी अगर पूरे यूरोप की कंट्रीज को, यूरोपियन यूनियन की जीडीपी को देखा जाए, जिसमें सारी ऑलमोस्ट सारी यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, तो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी इसकी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2005 में कितनी थी, 12 ट्रिलियन। प्लीज आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, आई हैवंट अपडेटेड इट सो आई डोंट वांट टू गेस इट, बट इट इज मोर देन 12 ट्रिलियन ऑब्वियसली। तो इसको आप एक बारी चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, इनकी करेंसी क्या है, यूरो। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या है, कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को इन्फ्लुएंस करता है हमारा यूएस डॉलर। भाई अगर आप घर में अगर आप भारत की किसी भी मार्केट में जाएंगे तो भारत की करेंसी यूज करेंगे। और जैसे घर की मम्मियाँ बाहर जाती हैं, घर में सारा सामान तो होता नहीं है, शॉपिंग करने जाती हैं, रुपया लेके जाती हैं, सामान खरीद कर ले आ जाती हैं। सेम भारत, जब भारत सरकार शॉपिंग करने जाती है तो वो दूसरे देशों से खरीदारी करती है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाती है, ये तो घरेलू मार्केट है। तो अब जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाएगी तो रुपया लेके तो नहीं जाएगी ना, हमारी करेंसी रुपया है, बाकी देशों की थोड़ी ना है। तो सभी ने मिलकर एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस करके, एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था। चूंकि ये इसका पार्ट नहीं है तो आई एम सो सॉरी, मैं डिटेलिंग में नहीं जा पाऊंगी। तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इन्होंने एक कॉमन करेंसी बना दी कि भाई इसी करेंसी से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में व्यापार होगा। और चूंकि अमेरिका की इकोनॉमी जो थी काफी स्टेबल थी, यूएस डॉलर काफी मजबूत था, तो उसको उन्होंने कॉमन करेंसी बना दी। तो कह रहे हैं इतनी मजबूत इकोनॉमी हो गई है यूरोपियन यूनियन की, तो जिसकी मजबूत इकोनॉमी होगा उसका पैसा भी स्टेबल होगा। तो वो यही कह रहे हैं कि यूरो जो है कहीं ना कहीं यूएस डॉलर जो उसकी हेजेमनी है उसको चैलेंज कर रहा है। इस नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएंगे। चलिए अब देखिए, on the political and the diplomatic ground, Britain and France, the two members of the EU, are the permanent members of the UN Security Council. आपको भी पता है कि 5 कंट्रीज को क्या मिला हुआ है, परमानेंट सीट मिली है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर है, तो यूनाइटेड नेशन के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 ऐसे पूरे वर्ल्ड कॉन्टिनेंट से 5 ऐसे देशों को परमानेंट सीट दी गई है कि वो कभी भी वीटो का पावर इनको मिलता है, यानी कभी भी किसी भी मुद्दे पर वीटो लगा सकते हैं। और कोई भी अगर एक कंट्री इन 5 परमानेंट सीट्स में कोई भी एक कंट्री वीटो लगा देगी तो क्या हो जाएगा, वो रेजोल्यूशन कभी भी पास नहीं होगा। मतलब उसकी बातों को एक भी अगर लगा देती है तो वो वीटो पास नहीं होगा। हम भी, इंडिया भी डिमांड कर रही है कि अब वीटो में जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी सीटों को और बढ़ाया जाए। इवन इंडिया इज नाउ इन ऑल द एस्पेक्ट्स like economy wise, population wise and responsibility wise, accountability wise, so we are also like a biggest दावेदार of permanent seat in UN Security Council. तो anyway, तो वो कह रहे हैं यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में
दो, आपके 5 परमानेंट मेंबर्स में से 2 को क्या है, यूरोप की कंट्रीज को परमानेंट सीट मिली हुई। एक तो ब्रिटेन हो गया और दूसरा आपका फ्रांस हो गया, और बाकी आपको पता ही है यूएसए, यूएसएसआर और चाइना, है ना। और 2 ये कौन सी हो गई, ब्रिटेन और फ्रांस हो गई। तो ये ब्रिटेन और फ्रांस तो यूरोपियन यूनियन का ही हिस्सा है, तो वही वो बता रहे हैं। फिर डिफेंस फील्ड में देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन की अगर कंबाइंड आर्म फोर्सेस कर दी जाए पूरे यूरोपियन यूनियन की, तो वो सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड होंगी, ठीक है ना, सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएंगी। तो ये यूरोपियन के बारे में हो गया। यानी यूरोपियन यूनियन को बनाने की शुरुआत कहां से होती है, 1948 में ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक यूरोपियन कॉरपोरेशन से होती है, जो कि 1948 में अंडर मार्शल लॉ बनाया गया था। तो यहाँ पर कुछ वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज यूनाइट हो जाती हैं और यूएसए इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इन्हें पैसा दे रहा होता है। फिर नेक्स्ट ईयर ये काउंसिल फॉर यूरोप बनाती हैं 1949 में, और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि 1992 में यूरोपियन यूनियन पूरा अस्तित्व में आ जाता है। ठीक, अब इसकी टाइमलाइन हम अभी देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में, यूरोप की कंट्रीज जुड़ती गई और पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड यूरोपियन यूनियन बन गया। तो ये देखिए मार्शल लॉ के बारे में फिर वही बात कही गई है कि यूरोपियन स्टेट्स, एक सेकंड में इसको थोड़ा ब्लैक वाइट ये स्क्रीन को थोड़ा साफ कर दूं। आई हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग ब्लैक बोर्ड because when I was studying, I have studied on the blackboard, though it was not that completely I have studied on the blackboard. There was a whiteboard and a marker facility too later stages of my school, but अभी हैबिट हो गई है ब्लैक बोर्ड बोलने की, तो बचपन की जो आदतें होती है वो कभी जाती नहीं है। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम विथ मी टू। बट मेरी बचपन में फॉर एग्जाम्पल देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो मैं मिस प्रोनाउंस करती हूँ इंग्लिश में, एंड आई नो दैट कि आई मिस प्रोनाउंस इट, बट बचपन में मैंने वही सीख लिया था अपने टीचर्स से। सो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई इंग्लिश टीचर्स, बट दे हैव दे हैव मेड मी टू लर्न द रॉन्ग स्पेल, एंड स्टिल मैं अभी भी उनको गलती बोलती हूँ जल्दबाजी में। जब मैं मतलब मेरे दिमाग ठिकाने पर होता है तो मैं सही बोल देती हूँ। मार्शल प्लान आफ्टर ये हम कर चुके हैं, उसी का मैंने थोड़ा सा मोर ड्रामेटिक वे में बना दिया है। तो अंडर द मार्शल प्लान क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1948 में बनता है। मार्शल लॉ क्या था ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये सारे यूरोपियन यूनियन की उस टाइम की पिक्चर्स हैं। और ये रहा आपका यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, वो मैं आपको नीचे फिर से दिखाऊंगी यूरोपियन यूनियन का फ्लैग, तो उसे आप अभी स्किप कर दीजिए। ये क्या है, काउंसिल मेंबर्स ऑफ ओईसी। उस टाइम के जितने भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करते थे, यूएसए उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इन सबको एकजुट कर देती। जितनी भी वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी वो सारा इसका हिस्सा थी। डन, तो ये उसी टाइम का है। फिर उसके बाद 1949 में हम देखते हैं कि अभी तक तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए बना था, एक पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में भी क्या करते हैं, निकल कर उभर कर सामने आते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलिटिकल कॉर्पोरेशन के तहत ये क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ यूरोप। फिर 1957 में हम क्या देखते हैं, ये वही टाइमलाइन है, ये वही टाइमलाइन है जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि अभी यूरोपियन यूनियन खत्म होगा तो दोबारा हम इसे करेंगे। वही टाइमलाइन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फिर से डाली थी, तो वही टाइमलाइन है। इन 1957 फिर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं। इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए एक अलग से कम्युनिटी बनाई जाती है, क्योंकि जो पहली बनी थी वो तो मार्शल लॉ के तहत बनाई गई थी, मार्शल प्लान के तहत, सॉरी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के लिए इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई जाती है 1957, और इसमें भी आपकी वेस्ट की कंट्रीज, वेस्ट यूरोप की कंट्रीज ही ज़्यादातर शामिल थी। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक क्या बन जाता है,
जैसे ही सोवियत ब्लॉक टूटता है तो पूरा यूरोप इंटीग्रेट होना था ना, तो ईस्ट यूरोप भी क्या हो जाता है, ईस्ट यूरोप जो कि कम्युनिस्टिक मॉडल को त्याग देता है और कैपिटलिस्ट की तरफ चल जाता है, वो भी इसका हिस्सा बन जाता है इन 1992। कैसे कैसे कंट्रीज ज्वाइन करती हैं वो हम देखते चलते हैं। ये रहा आपका ओल्डर मेंबर्स, जो कि आपके एनसीईआरटी की ही पिक्चर मैंने उठाई हुई है। तो ये आपके ओल्डर्स मेंबर हैं। लेट मी क्लियर द स्क्रीन। तो ये जो आपके ओल्डर मेंबर्स हैं उनको रेड में या पिंक कह लीजिए, पिंक में डिनोट किया गया है, और जितने न्यूअर मेंबर्स हैं उनको ब्लू में डोनेट किया गया है। ठीक है, मतलब कलर किया गया है। तो आप देख सकते हैं ये सारे कंट्रीज आपके हैं। एनसीईआरटी का ही मैप मैंने उठाया हुआ है, तो यू कैन चेक इट योर ओन। सो मूविंग ऑन टू आवर यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। ये मैंने आपको बताई दिया था, कॉपरेशन, जस्टिस एंड सिंगल करेंसी, यानी यूरो होती है इनके, यानी पॉलिटिकल इकोनॉमिक और सोशियो एंड कल्चरल एस्पेक्ट सभी में ये कॉपरेशन, सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी में, कॉपरेशन ऑन जस्टिस में, फिर सिंगल करेंसी। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना चाहते थे ये लोग, बट इन्होंने फिर बनाया नहीं, वो फेल्ड हो गया। यानी एक्चुअली में एक नेशन स्टेट बना रहे थे, लेकिन लोगों जो यूरोपियन कंट्रीज थी उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर दिया, अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें थ्रेट था कि कहीं ये सच में यूरोप को कंप्लीटली इंटीग्रेट ना कर दे धीरे धीरे। तो इसीलिए इसके कॉन्स्टिट्यूशन को अवॉइड कर दिया गया, मतलब नहीं अडॉप्ट किया गया। द यूरोपियन यूनियन हैज चेंज्ड फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। और फिर हम देखते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स में ये एक अलग से पॉलिटिकल एंटिटी बन के आती है। इकोनॉमिक यूनियन तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो मोटिव पीछे छूट जाता है। इन 2003 यूरोपियन यूनियन क्या करती है, ट्राइड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द ईयू बट फेल्ड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आपके 12th के सीबीएसई बोर्ड्स में ये वन ऑफ द प्रोबेबल क्वेश्चन था। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके सीयूईटी एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो 2003 में यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करता है, बट फेल हो जाता है। ब्रिटेन और फ्रांस क्या है, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में क्या परमानेंट सीट होल्ड करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर और मिलिट्री क्या है, अगर पूरे मिलिट्री को जोड़ दिया जाए यूरोपियन यूनियन को, तो यूएस के बाद सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री भी ईयू की है, और सबसे ज्यादा मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर भी यूएस के बाद इन्हीं का नंबर आएगा। इनके पास ऑल टुगेदर पूरे यूरोपियन कंट्रीज के पास कितने हैं न्यूक्लियर वेपन्स, 550। दे ऑक्युपाई सेकंड प्लेस इन स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आफ्टर यूएसए सेकंड प्लेस है इनका, अगर पूरे ईयू को जोड़ दिया जाए स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। ये रहा मैप आपका, ये मैप फ्लैग है यूरोपियन यूनियन का। देखिए यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है, एक उनकी अपनी खुद की करेंसी है, खुद का उनका पार्लियामेंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाए, क्योंकि लोगों ने, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने इसलिए इसको फेल करा दिया क्योंकि उनको लगा कि सच में कहीं हम कंप्लीट यूरोपियन यूनियन ना बन जाए और हमारा एज अ सिंगल जो देश की आइडेंटिटी है वो खत्म ना हो जाए, तो इसीलिए उसको फेल करा दिया था। यूरोपियन यूनियन हैज गुड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। यूएस द बिगेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी, ये हम कर चुके हैं। डेंजरस फॉर यूरो, जो इनका करेंसी है वो इसके लिए डेंजरस है। वर्ल्ड ट्रेड में भी क्या है, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 times लार्जर देन दैट ऑफ द यूएसए। जब हम आप ईयू के कंप्लीट कंट्रीज का मर्जर कर दें तो उसका वर्ल्ड ट्रेड में यूएसए से भी ज्यादा सहभागिता है, उससे 3-fold ये बड़ा है। ये देखिए, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। लेट मी put it down a little bit. This is something with blue background and 12 stars. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने स्टार्स हैं, 12 येलो स्टार्स हैं और सर्किल में रखे गए हैं। क्यों 12 स्टार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्योंकि स्टार्टिंग में 12 मेंबर्स थे इसलिए 12 स्टार्स हैं, और इनकी सॉलिडेरिटी यानी इनकी एकता को दिखाता है ये, ठीक है, तो एकता और हार्मनी को दिखाता है। तो यह यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। फ्लैग क्या बताता है आपका, ये करना जरूरी है।
ठीक है, क्या बताता है, ये जो सर्किल में गोल्ड स्टार्स रखे गए, येलो नहीं, इन्होंने गोल्ड बोला है, मुझे तो येलो ही दिख रहा था, बट गोल्ड स्टार्स बोला है, स्टैंड्स फॉर सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल्स ऑफ यूरोप। तो ये जो सर्किल है ये हार्मनी और सॉलिडेरिटी बताता है, ठीक। इट हैज 12 स्टार्स एज द 12 इज द ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ द परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। यानी ये जो 12 स्टार्स थे ये क्या कर रहे थे, ओरिजिनली 12 members were the members of the European Union and it was later joined by some post Soviet Union Republic also। तो ये जो 12 members हैं ये परफेक्शन को बताते हैं, कंप्लीटनेस को बताते हैं और यूनिटी को बताते हैं, और चूंकि स्टार्टिंग में 12 members थे इसलिए भी 12 स्टार्स हैं, ठीक है। तो इन 12 इज द नंबर फॉर परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। और ये जो आपका सर्किल में गोल्ड स्टार्स हैं और येलो स्टार्स, गोल्ड को हम लोग येलो भी बोल देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, येलो भी चल जाता है। तो गोल्ड स्टार्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं सर्किल में, इसका मतलब होता है सॉलिडेरिटी एंड हार्मनी, एकता और सौहार्द यूरोपियन यूनियन के देशों में बना रहे। और 12 नंबर क्या बताता है, परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। तो ओरिजिनली 12 नेशंस थे और बाद में जब सोवियत यूनियन टूट जाता है तो जितने भी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज इसको ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं वो भी इसमें ओवर द टाइम जुड़ जाते हैं। ठीक, 20, ठीक, अभी तक 2019 तक इसमें कितने मेंबर्स हैं, 28 यू कंट्रीज जो हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। यूरोपियन यूनियन की मिलिट्री स्ट्रेंथ ये शॉर्ट में ही करेंगे, ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि आफ्टर यूएसए मिलिट्री पे खर्चा करने वाला अगर पूरे ईयू को देखा जाए तो वो सेकंड है, और पूरे ईयू की मिलिट्री को कंबाइन कर दिया जाए तो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ वाइज भी वो सेकंड है, सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। टोटल स्पेंडिंग भी सेकंड ही है। टोटल 2 ईयू मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस क्या हैं, उनके हैव न्यूक्लियर आर्सनल्स कितने हैं, अगर सिर्फ ब्रिटेन और फ्रांस की ईयू मेंबर्स को जोड़ दिया जाए तो इनके पास कितने हैं, 550 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं ब्रिटेन और फ्रांस को। क्योंकि अच्छा एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 नए सुपर पावर निकल कर आते हैं, यूएसए यूएसएसआर, और पुराने टाइम के जो 2 पुराने जो सुपर पावर थे वो कौन था, ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो जाहिर सी बात है इनको कम नहीं आंकना है, तो 550 वॉर हेड्स हैं इनके पास। इट ऑल्सो हैव द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगेन रिपीटेटिव हो रहा है। अब साउथ ईस्ट एशियन दूसरा हमारे पास इतना ही ईयू में बताया गया है, इसी में से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा मैं पहले टाइमलाइन में जाऊंगी क्योंकि टाइमलाइन में कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद हम आसियान पढ़ेंगे। ये रहा हमारा टाइमलाइन। अप्रैल 1951 में, वो तो आपको याद होगा ही, जो मैंने आपको बताया था ओईईसी, फिर काउंसिल फॉर यूरोप इन 1949, वो आपको याद है ना। फिर 1951 में 6 वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, बेल्जियम और नीदरलैंड एंड द लग्जमबर्ग साइन द ट्रीटी ऑफ पेरिस एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज जो हैं किसी ना किसी कारणवश इंटीग्रेट हो रही हैं। तो 6 यूरोपियन कंट्रीज, ये नाम याद रखना है, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी क्योंकि उस समय ईस्ट जर्मनी सोवियत ब्लॉक का हिस्सा थी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग क्या साइन करते हैं, ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन करते हैं और क्या बनाते हैं, यूरोपियन कोल और स्टील कम्युनिटी बनाते हैं। यानी यूरोपियन कोल और स्टील को इन 6 कंट्रीज एक ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत ट्रेडिंग, वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सा लेती हैं। मार्च 25, 1957 में क्या होता है, 6 यूरोपियन कंट्रीज साइन द ट्रीटी ऑफ रोम एंड एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आ चुका है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। अभी तक तो मार्शल लॉ था जहां से हम देखते हैं कि यूरोप इंटीग्रेट होना शुरू किया, लेकिन अपने आप से 6 यूरोपियन कंट्रीज इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाती हैं 1957 अंडर द ट्रीटी ऑफ रोम, ये इंपॉर्टेंट है। एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी,
दो ट्रीटी ऑफ यूरोप से निकल कर आती हैं, एक एटॉमिक एनर्जी पे कम्युनिटी बनाते हैं और एक इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाते हैं। डन। फिर 1973 में क्या होता है, डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी। आपने देखा था ना यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, वो ज्वाइन कर लेते। कौन कौन 1973 में ज्वाइन करता है, डेनमार्क, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। आई नो दैट कि ये थोड़ा सा मगिंग अप जोन है, बट आपको करना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट यू हैव टू लिटिल बिट रिमेंबर। 1979 में फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं यूरोपियन पार्लियामेंट में। यूरोपियन, मैंने कहा था ना यूरोपियन यूनियन का अपना पार्लियामेंट है, अपनी करेंसी है, अपना खुद का इनका फॉरेन पॉलिसी वगैरह है, बस कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जनवरी 1981 में ग्रीस ज्वाइन कर लेता है इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी, सॉरी यूरोपियन कम्युनिटी। और पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन यूरोपियन पार्लियामेंट में कब होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 90, ये ना भी याद हो तो ये याद होना चाहिए कि 1971 में पहला यूरोपियन यूनियन का, यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, डायरेक्ट इलेक्शन। फिर देखिए 1985 में शेंजन एग्रीमेंट के तहत इन्होंने बॉर्डर कंट्रोल्स अमंग द यूरोपियन कम्युनिटी मेंबर्स है ये मेंबर्स, इन्होंने बॉर्डर कंट्रोल को एबॉलिश कर दिया, यानी लोग आसानी से आ जा सकते थे, ईज आउट कर दिया। बॉर्डर पे बहुत सारी आपके बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं ना, तो उनके बॉर्डर कंट्रोल को थोड़ा सा ईज आउट कर दिया अंडर द शेंजन एग्रीमेंट। फिर 1986 में क्या किया, स्पेन और पुर्तगाल ने क्या किया, ईसी ज्वाइन कर लिया। फिर 1990 में, ये तो सबको पता है 1990 में क्या होता है, हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ लिया था, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब यहां से जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं वो भी निकल कर आएंगी क्योंकि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1992 में फरवरी 7 ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, मैं मैस्ट्रिच ही प्रोनाउंस करती हूँ एंड आई नो दैट कि दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नीदरलैंड में है ये जगह। ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिच, मैस्ट्रिच जो है नीदरलैंड में है, वाज साइंड एंड एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन। तो फाइनली यूरोपियन यूनियन अपने अस्तित्व में आ जाता है, मोन मेंबर्स इसको ज्वाइन कर लेते हैं। 1993 में सिंगल मार्केट क्रिएट कर दिया, जब जितने भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा थे उनको एक सिंगल मार्केट की तरह ट्रीट किया गया। 1995 में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और स्वीडन ने ईयू ज्वाइन कर लिया, सब ज्वाइन करते जा रहे हैं। 2002 में यूरो को नई करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला टाइमलाइन याद रखना। 2002 में यूरो को न्यू करेंसी इंट्रोड्यूस किया गया। 12 ईयू मेंबर्स में 12 कंट्रीज सहमत हो गई यूरो को अपनी करेंसी मानने के लिए। उसके बाद आपका आता है 2004 में ये टाइमलाइन मैं आपको इसीलिए करा रही हूं क्योंकि टाइमलाइन से क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। 2004 में 10 नए मेंबर्स, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया क्या करते हैं, ईयू ज्वाइन करते हैं। ये वो सही सारी कंट्रीज हैं जो कि सोवियत यूनियन से निकलकर यहाँ पर ईयू ज्वाइन कर लेती हैं। जनवरी 2007 में बुल्गारिया, रोमानिया ज्वाइन कर लेती हैं। स्लोवेनिया एडॉप्ट्स द यूरो, और अभी तक 12 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था 2002 में, और 2007 में क्या हो जाता है, एक नई 13वीं कंट्री भी यूरो को अडॉप्ट कर लेती है। आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये था आपका तो ये आपका क्या हो गया, पूरी टाइमलाइन हो गई, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये पूरी टाइमलाइन है जिसमें आपको पूरी आपके यूरोपियन यूनियन के बनने की वो दी गई है, पूरी जर्नी दी गई है, जिसमें आपका लेटेस्ट अगर आप देखें तो 2016 में, इसमें एक टाइमलाइन मिसिंग है। 2016 में यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2016 में ब्रिटेन ने एग्जिट करने की रेफरेंडम अपने देश में पास करा दिया है, जिसको ब्रेक्जिट बोला गया है, ब्रेक्जिट। तो वेरी सून ब्रिटेन विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो ये आपका एक था जो इसमें मिसिंग था।
चलो, तो आफ्टर द ये हम कर चुके हैं, ये तो चैप्टर की शुरुआत थी, तो टाइमलाइन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आसियान पे चलते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट, आसियान। कब बना था आसियान? तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जिनकी इनकी भी इकॉनमी बहुत पुअर थी, बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल में थे, बहुत ज्यादा राइवलरी, जबकि सेम कल्चर के पीपल, सेम कल्चर और एथनिसिटी के थे, फिर भी इनके बीच में काफी राइवलरी थी। तो इन्होंने 1967 में 5 कंट्रीज ने बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, एवरी वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 5 कंट्रीज ने 1967 में क्या साइन किया? बैंकॉक डिक्लेरेशन। कौन सी थी वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन 5 कंट्रीज, 1 2 3 4 5 कंट्रीज ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया और आसियान को, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इनको इसको स्टैब्लिश किया। बाद में 5 कंट्रीज और ज्वाइन कर लेती हैं, वो है आपकी ये रही ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एंड कंबोडिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी फिलहाल आसियान में आपके ये 10 पैडी स्टिक्स हैं, एक सेकेंड, ओके, ये आसियान का फ्लैग है। इसमें आप देख सकते हो कि ये 10 पैडी, ये वो है, पैडी स्टिक्स हैं, ठीक है, स्टॉक्स हैं, सॉरी स्टिक्स नहीं, स्टॉक्स, पैडी स्टॉक्स हैं। ये 10 पैडी स्टॉक्स हैं जो कि 10 आसियान कंट्रीज को बताती हैं। तो आसियान में 10 ही कंट्रीज हैं, आप याद कर लीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, फिर आपका ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और आपका म्यांमार और कंबोडिया। तो ये 10 कंट्रीज को, ये 10 पैडी स्टॉक्स हैं जो कि आपके 10 कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो चलिए अभी मैप का तो, अरे इसका फ्लैग तो अभी फिर से आ जाएगा। अब इनका क्या उद्देश्य था? देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक सपोर्ट, कल्चरल और सोशियो सपोर्ट और सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी वाला ही सारा मुद्दा होता है ओवरऑल, है ना। टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एक्सकेलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। तो पहला आसियान का ऑब्जेक्टिव का क्या था कि इस रीजन में, क्योंकि जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, कोई ना कोई टेरिटोरियल डिस्प्यूट है ही, तो इस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को पीसफुली हैंडल करना है और कोई भी वॉर में बदलने ना पाए। पहला इसका ऑब्जेक्टिव था। दूसरा क्या था? टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमेशा सभी को चाहिए, पैसा हर किसी की रिक्वायरमेंट है, थ्रू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। सोशियो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी ये लोग करते हैं। टू प्रमोट द रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, इस एरिया में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन की जा सके। टू क्रिएट द फ्री ट्रेड एरियाज फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। तो कह रहे हैं फ्री ट्रेड एरियाज, यानी कि ट्रेड बैरियर्स को जीरो करके कुछ ऐसे एरियाज क्रिएट किए जाएं जहां पर इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन रिजर्व्स को अट्रैक्ट किया जा सके। यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी साइन द एफटीए विथ आसियान। तो यूएसए और चाइना और इंडिया ने क्या किया? अब इंडिया ने भी साइन कर लिया है एफटीए, साइन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी दोनों देशों के, दोनों इस ऑर्गेनाइजेशन और इन कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया। कुछ कंपोनेंट्स को, कुछ प्रोडक्शन को विदाउट एनी ट्रेड बैरियर, मतलब ट्रेड बैरियर को जीरो करके एक दूसरे के देश में आदान प्रदान कर सकते हैं। फ्री ट्रेड है, यानी किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सारे प्रोडक्शन, मतलब सारे उस पे नहीं होता है, कुछ ही चीज़ों पे लगाया जाता है। तो इन तीनों कंट्रीज ने साइन कर लिया है। आसियान वे, जो कि हमने नीचे देखा था, वो क्या था, वो यहाँ पर देखते हैं। ओहो, आसियान वे जितना आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है उतने की ही स्लाइड बनाई गई है। इट इज एन इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, confrontationist and the cooperative to promote the supranational structure in the association of Southeast Asian countries। मैंने कहा ये एक इनफॉर्मल डायलॉग है, इनफॉर्मल इंटरेक्शन है, कन्फ्रेंटनिस्ट एंड कोऑपरेटिव
नेचर को प्रमोट करते हुए क्या करना है आपका सुपर नेशनल स्ट्रक्चर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन को प्रमोट करना है, यानी इसको स्ट्रेंथन आउट करना है। इन 2003 आसियान कम्युनिटी स्टैब्लिश 3 पिलर स्टैब्लिश करती है। कौन कौन से? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो स्ट्रक्चरल कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि आसियान कम्युनिटी ने अपने 3 पिलर्स कब स्टैब्लिश किए, तो 2003 में। और कौन कौन सी थी? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल। मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ऑफ आसियान टू इंक्रीज द सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक में क्या था? कॉमन मार्केट प्रोड्यूस करके क्या करना? ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रेंथन आउट करना। फिर सिक्योरिटी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करो एंड नॉट टू एस्केलेट इनटू अ वॉर, और रीजनल पीस को प्रमोट करो। तो ये 3 पिलर इन्होंने 2003 में बनाए, जो कि ऑलरेडी हम एक बारी कर चुके हैं। आसियान विजन 2020 क्या है? अभी तो फिलहाल ये पुराना हो गया है, बट चूंकि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है तो वी कैन गो फॉर अ विजन। देखो ऑलमोस्ट हर बारी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आसियान का क्या विजन है 2020 तक, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। तो चलिए, वैसे तो हो चुका है, बट फिर भी ऑलमोस्ट विजन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन विद द विजन 2020 क्या इंक्लूड करता है? आउटवर्ड लुकिंग रोल इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना एक रोल प्रेशर ग्रुप की तरह, एक अल्टरनेटिव पावर की तरह निकल कर आना। नेगोशिएशंस ओवर कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन, जितना भी रीजन में कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको समझौते के तहत कंट्रोल करना। टू कंट्रोल द एंड ऑफ द कन्फ्लिक्ट, दैट इज कंबोडियन कन्फ्लिक्ट, ईस्ट तिमोर क्राइसिस है, एनुअल डिस्कशन ऑन द ईस्ट एशियन कोऑपरेशन थ्रू मीटिंग्स। यानी ये सारे क्या हैं? इनके रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं। आप देखेंगे तो कंबोडिया में कन्फ्लिक्ट है। अब मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा और पुराना है ये विजन, तो इसीलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो जितने भी हैं आपके, वो थ्रू मीटिंग्स और नेगोशिएशंस इसको टैकल करना। ये मैप भी मैंने आपका एनसीईआरटी से उठाया है, ये आपका जो ईस्ट एशिया और पैसिफिक रीजन है उसका मैप उठाया है। देखो आप, ये सारा मैप ईस्ट एशिया और आपका पैसिफिक रीजन का है, बट ओवरऑल ये हम पढ़ नहीं रहे हैं, मैपिंग देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपके रहे क्या? आसियान देश। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि इसमें इन्होंने कुछ, मैंने एक सेकेंड, कुछ मैंने और पॉइंट्स, कुछ में भी शायद आपके रिपीटेटिव हो जाएं, बट कुछ और पॉइंट्स भी लिखे हैं मैंने। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द साउथ ईस्ट एशियन सफर्ड अ लॉट फ्रॉम द रिपीटेड कॉलोनिज्म बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी अगर आपने देखा होगा तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, रिपीटेड कॉलोनिज्म हुआ है, चाहे वो यूरोप रहे हो चाहे वो जापानीज रहे हो, इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है थ्रू कॉलोनिज्म। देयर वर प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग, रेवेजेस ऑफ पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, प्रेशर टू अलाइन एनी ऑफ द 2 ब्लॉक्स। अब वो याद है ना आपको, यूएसए या यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन करना, इनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था। उसी टाइम पे द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एस्टैब्लिशेस क्या करती हैं? अपना एक एसोसिएशन बनाती है 1967 में, जो कि अल्टरनेटिव था बैंडंग कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो हमको याद है ना, वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो कि किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना चाहती थी, तो वो तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था। व्हाट इज बैंडंग? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस हुआ था, एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस बैंडंग में हुआ था, उसी को बैंडंग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये भी आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ ही एक प्री सक्सेसर आप कह सकते हो, प्रीकर्सर कह सकते हो, नॉट सक्सेसर, प्रीकर्सर कह सकते हो। एक ऐसा कॉन्फ्रेंस था जो कि आपको नॉन अलाइनमेंट की तरफ लेकर जाता है। एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस था ये, एशिया अफ्रीका यूनिटी को प्रमोट करने के लिए बैंडंग कॉन्फ्रेंस था। तो कह रहे हैं बैंडंग कॉन्फ्रेंस और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के लिए कि अल्टरनेटिव के रूप में इन्होंने आसियान बनाया 1967 में। आसियान का लोगो क्या है? वही फ्लैग जो है, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस होता ना यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो 10 स्टॉक्स ऑफ रेजी 10 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी है। सर्किल क्या बताता है?
सर्किल में था ना, सर्किल बनाता है यूनिटी ऑफ आशियान सॉरी, यूनिटी ऑफ आशियान। और ये जो आपका 5 पैडी जो बाउंड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो बताता है फ्रेंडशिप और सॉलिडारिटी बताता है इनकी। तो लोगो याद करना जरूरी है क्योंकि वो आप में आया हुआ है। फाउंडिंग मेंबर्स आपको पता ही है, 5 फाउंडिंग मेंबर्स ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड आपका सिंगापुर एंड वियतनाम। फिर 5 और ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सभी को पता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, आपका सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल प्रोग्रेस, रीजनल पीस, ये सब प्रमोट करना। members of the ASEAN association promoted ASEAN way, a form of interaction that is informal, नॉन कन्फ्रेंटिस्ट एंड कोऑपरेटिव। तो इन्होंने जो मेंबर्स हैं एसोसिएशन के आसियान के, इन्होंने एक आसियान वे डेवलप किया जो कि एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है टू प्रोवाइड रीजनल टू गिव रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। 2003 में आसियान कम्युनिटी ने 3 पिलर्स इस्टेब्लिश किए, बहुत इजी हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटी, आपका सिक्योरिटी कम्युनिटी और सोशो कल्चरल कम्युनिटी। और तीनों क्या करते हैं वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या कहते हैं कि हम पीस मेंटेन करेंगे, न्यूट्रलिटी मेंटेन करेंगे, कोऑपरेशन देंगे, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, किसी भी देश की सोवरेनिटी में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और नेशनल डिफरेंसेस को क्या करेंगे, नेशनल डिफरेंसेस को खत्म करेंगे, और जो भी सोवरेनिटी है उसको रिस्पेक्ट करेंगे, और सोवरेन राइट्स को भी रिस्पेक्ट करेंगे, उस देश की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। दूसरा, आसियान का 2020 विजन क्या है, आउटवर्ड लुकिंग रूल फॉर एशियान इन द इंटरनेशनल, अपनी इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल अफेयर्स में अपनी पकड़ को और मजबूत करना। तो ये आपका हो गया आसियान। इसका कोई टाइमलाइन नहीं है, सीधा सीधा बन गया है, तो इतना ज़्यादा हमने दिमाग नहीं लगाना है इसमें। अब आते हैं चाइना का इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। चलिए चाइना की इकोनॉमी देखते हैं। चाइना की इकोनॉमी 1949 में चाइना में अंडर मायो, वहां का लीडर होता है मायो, एक कम्युनिस्टिक मॉडल डेवलप होता है। कम्युनिस्टिक मॉडल जो कि रशिया का था, जहां पे सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड होता है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाता है, मतलब चाइना का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। कम्युनिस्टिक रिजीम एस्टैब्लिश हो जाती है अंडर मायो। उसके बाद चाइना का सफर शुरू होता है। ठीक, तो चाइना का सफर जो है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ होता है टिल 1971 या 70s कह लें। 1970 तक इनका इकोनॉमी कोई बहुत अच्छी खासी नहीं जा रही थी, बहुत ही लो ग्रोथ थी, या कह लें स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। जो प्रॉब्लम आपको रशिया में देखने को मिली थी, सेम स्टैग्नेशन था, इकोनॉमी में बढ़ नहीं रही थी, 5-6% से ग्रोथ था, ठीक ठाक ग्रोथ था, लेकिन 2-3% से हर साल पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही थी, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ पता नहीं चल रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर था, पावर्टी पीक पर थी, इनकम डिस्पैरिटी पीक पर थी, यानी काइंड ऑफ सोवियत यूनियन जैसा हाल हो रहा था इसका। 1971 में आप देखेंगे वहां का लीडर आता है ज़ोउ इनलाई। वो वेस्ट से अपने रिलेशंस क्या करता है, थोड़े से नॉर्मलाइज करता है, और अपनी इकोनॉमी में वो 4 चीजों पर फोकस करता है, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, और आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, आपका इंडस्ट्री और इकोनॉमी। तो इन चीजों पर, 4 चीजों पर वो फोकस करता है, और उनको क्या करता है, अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है। 1971 की बात बता रही हूँ, वेट, डन। तो 1978 में एक नया लीडर निकल कर आता है, डेंग जियोपिंग। ठीक, ये क्या करता है, ये अपनी इकोनॉमी को ओपन डोर पॉलिसी अपनाता है, अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप खोलता है। यानी रशिया में जो कि शॉक थेरेपी दी गई थी, उस मतलब जो आपका रशिया था, सॉरी यूरोपियन यूनियन था, सॉरी सोवियत यूनियन था, उसको शॉक थेरेपी दी गई थी ना, फ्रॉम
कम्युनिस्टिक मॉडल से सडनली उनको क्या दिया जा रहा था, कैपिटलिस्टिक मॉडल में कन्वर्ट किया जा रहा था। वो चाइना ने गलती नहीं करी, उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपनी इकोनॉमी को कम्युनिस्टिक से कैपिटलिस्टिक की तरफ लेकर गए थ्रू ओपन डोर पॉलिसी। सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया और उसके बाद उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज किया। तो पहले जब मायो के रूल में क्या होता है टिल 1970s कि ये क्या करते हैं, चूंकि ये कम्युनिस्टिक मॉडल पे थे तो ये एग्रीकल्चर से जो भी पैसा मिलता था वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा के हैवी इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहे थे। लेकिन फिर भी इनके पास ज़्यादा ना पैसे थे, ना कैपिटल था और ना ही टेक्नोलॉजी थी जो वेस्ट के पास थी। तो इकॉनमी ठीक ठाक थी बट बहुत ज़्यादा नहीं थी। और चूंकि कैपिटलिस्टिक नहीं थे ये लोग, तो वेस्ट से ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं हो पा रही थी, तो टेक्नोलॉजी भी कमी थी, कैपिटल में भी कमी थी। और फिर इन्होंने डिसाइड किया कि जो भी है वो हम अपने देश में ही बनाएंगे, सब कुछ अपने देश में करेंगे। लेकिन फिर भी अच्छी खासी इकॉनमी चल रही थी, लेकिन उतनी मज़ेदार नहीं थी। शुरुआत होती है आपकी ज़ोउ इनलाई से, जो कि वेस्ट के साथ अपने रिलेशंस थोड़े नॉर्मलाइज करते हैं, यूएसए के साथ, उनके साथ थोड़ी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। मास्टर चेंज जो आता है वो 1978 में, जहां से चाइना ने कभी मुड़कर नहीं देखा और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी टिल नाउ अभी तक बना हुआ है, वो आता है डेंग जियोपिंग के कार्यकाल में, जो कि ओपन डोर पॉलिसी लेकर आते हैं। हैवी इन्वेस्टमेंट आती है, ये क्या बना देते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ट्रेड बैरियर जीरो कर देते हैं, लेबर कॉस्ट बहुत ही कम है, लेबर्स बहुत ज़्यादा थे, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, मास प्रोडक्शन करने लग गए। और फिर कहने की बात ही नहीं है, आज पूरा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर चाइना ही देखता है, राइट। तो ये राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी है जो कि धीरे धीरे बढ़ती रही, और यही इस वाले पूरे स्लाइड में आप देखेंगे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कैसे शुरुआत हुई और कैसा एनसीईआरटी हमें बताता है। चाइना हैज़ बिगन ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर सिंस 1978। 78 से इसकी इकॉनमी जो बूम करती है वो फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखी। इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएसए एज द टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2040। यूएस की इकॉनमी को भी बीट कर जाएगा बाय 2040। इन 1949 द इकॉनमी ऑफ चाइना वाज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल। 1949 कब चाइनीज रेवोल्यूशन होता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी का गठन होता है अंडर मायोज रूल, ठीक है। मायोज के रूल में चाइना जो है सोवियत मॉडल को अडॉप्ट करता है और उसके बाद अपने ही रिसोर्सेज को यूज करके वो हैवी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करता है। बट याद रखिएगा कैपिटल की भी कमी थी, और जितना एग्रीकल्चर से आपको सरप्लस कैपिटल मिल रहा था वो सब ये हैवी इंडस्ट्रीज बनाने में कर रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। तो ये क्या करते हैं, जो भी कमी रहती थी वो अपने ही देश में प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, ठीक ठाक कर लेते हैं, बट उतनी ज़्यादा ग्रोथ इनकी अच्छी नहीं थी। 1970s में चाइना के साथ ज़ोउ इनलाई, ठीक है, ज़ोउ इनलाई इनका प्रीमियर था, यानी इनका प्रेसिडेंट था, वो यूएसए के साथ अपने सारे रिश्ते नॉर्मलाइज कर लेता है, ठीक है, और अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन को ख़त्म कर देता है। फिर ओपन डोर पॉलिसी, इसने ज़िंदगी पलट दी चाइना की। ये डेंग जियोपिंग लेकर आते हैं, डेंग जियाओपिंग 1978 में, और ये क्या करते हैं, इसकी वजह से हाई प्रोडक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आती है, फॉरेन रिजर्व्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कैपिटल और टेक्नोलॉजी अब्रॉड से आ जाती है, मास प्रोडक्शन करने लगते हैं। आज पूरा वर्ल्ड जो है कहीं ना कहीं चाइना पे रिलाई करता है। और इन्होंने डेंग जियोपिंग में ओपन डोर पॉलिसी में क्या किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां पर फॉरेन से लोग आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाते थे, टेक्नोलॉजी लेकर आते थे, कैपिटल लेकर आते थे, और ट्रेड बैरियर जीरो कर दिया। ये देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, स्टेट हैड अ सेंट्रलाइज्ड रोल इन सेटिंग अप द चाइनाज इकोनॉमी। दो मार्केट को खोल दिया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया सब कुछ, लेकिन स्टेट का चाइना की इकोनॉमी में कंट्रोल तब भी था। ये पॉइंट बाद में लिखा गया है, बट एक्चुअली में ये तब की बात है टिल 1970s तक की, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट तब हैं 1970s तक सब कुछ करने के बावजूद भी
किसी को चाइना में बेनिफिट नहीं होता था, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, वर्किंग कंडीशन ख़राब थी, फीमेल एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा था, लेबर्स की कंडीशन बहुत ख़राब होती थी और इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी, यानी गरीबी और अमीरी की खाई बहुत ज़्यादा थी। तो ये उस टाइम की बात है। फिर 1978 से अभी भी ऐसा नहीं है कि चाइना में इनकम इक्वालिटी एकदम अच्छी है, अभी भी है, लेकिन दे आर प्रोग्रेसिंग अ लॉट ना, दोनों में अंतर है। चाइना जो है लाइमलाइट में आ जाता है और चाइना आज की डेट में देखा जाए तो यूएसए को भी टक्कर दे रहा है, राइट। इतना ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स इसके पास आता गया और आज भी सबसे लार्जेस्ट फॉरेन रिजर्व्स किसके पास है? चाइना के पास ही है। तो ये बाहर दूसरे देशों को में भी इन्वेस्टमेंट करने लगा। और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो चाइना हर एक कंट्री को पैसे लोन दे देकर डेट ट्रैप में फंसा लेता है, यानी वो देश जो है वो दिवालिया घोषित हो ही जाता है, इनके पैसे लौटा ही नहीं पाता है। तो दिस इज समथिंग, मैं यहाँ पर उतने ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा सकती हूँ, बट अगर आप चाइना की आप एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है और वो चाहता है कि वो वर्ल्ड में सब जगह रूल करे, सुपर पावर बन जाए, उसी की होड़ में लगा हुआ है। एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी उसे कहते हैं कि अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करते जाना, इंडिया की टेरिटरी को अपना बताना, मंगोलिया, रशिया, हर जगह से इसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और धीरे धीरे साउथ चाइना सी में, फिर आप इंडियन ओशन में देखिए अपनी धाक को जमाता जा रहा है। हर इंडियन ओशन कंट्रीज में उसने कहीं ना कहीं सबको लोन दे रखा है और फिर बाद में वो बेचारे लोन नहीं चुका पाते और उनके डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो चाइना इस समय यूएसए को भी टक्कर दे रहा है। अनडाउटेडली चाइना को इतना स्ट्रांग बनाने वाला भी वेस्ट ही है, राइट। उन्होंने तो अपना फायदा देखा उस टाइम पे, बट चाइना का भी फायदा उसमें ये हुआ कि वो एक मास प्रोडक्शन के रूप में सामने आया है और पूरा वर्ल्ड चाइना पर रिलाई करता है। चाइना के ऊपर पूरी इकोनॉमी टिकी रहती है। अगर आपने देखा होगा इस टाइम पे रशिया यूक्रेन के वॉर में चाइना के ऊपर खूब सैंक्शंस लगे। उस टाइम पर रशिया ने इतना ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना जो है रशिया का फ्रेंड है और उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए उसने उसको प्रॉमिस किया था। लेकिन वही डिप्लोमेटिक रिलेशंस में, यानी जब दो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं, उसमें चाइना पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इसने अपने जब धीरे धीरे कंपनियां निकालनी शुरू करी हैं रशिया से, अब रशिया को ज़्यादा डर लग रहा। उस टाइम पे इकोनॉमिक सैंक्शन से उतना उसको डर नहीं लगा था जितना चाइना की कंपनीज का वहाँ से मूव आउट करने में लग रहा है। इंडो चाइना रिलेशंस कैसे हैं उसके बारे में भी एनसीईआरटी में बात कही गई है। देखिए, स्टार्टिंग में जब चाइना और इंडिया एक ही समकालीन ऑलमोस्ट कह सकते हैं आज़ाद हुए थे, है ना, 1949 में, वो 1947 में दोनों की कंडीशंस बुरी थी। इंडिया की तो थोड़ी बहुत बेहतर थी, लेकिन हमारे इंडिया और चाइना में टेरिटोरियल डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाते हैं। पहला तो 1950 में जब ये तिब्बत को एनेक्स कर लेता है, वहाँ का स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा इंडिया में पॉलिटिकल असाइलम ले लेता है। दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन में अक्साई चिन्ह को ये हड़प कर लेते हैं, अपने अपने क्षेत्र बताने लगते हैं। ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स और जो अराइज होते हैं और जो दलाई एनेक्सेशन ऑफ तिब्बत की वजह से जो दलाई लामा को पॉलिटिकल असाइलम इंडिया देती है, उसकी वजह से 1962 में वॉर हो जाता है। उससे पहले तो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कौन सा नारा देते थे? हिंदी चीनी भाई भाई, राइट। और वहीं से 1962 में जब वॉर होता है तो चाइना जीत जाता है, इंडिया हार जाता है ये वॉर, और बहुत ज़्यादा इंडिया को सेटबैक लगता है इससे। तो ये देखिए यहाँ पे पहले इसको करते हुए चलते हैं। इंडिया एंड चाइना हैड अ कॉर्डियल रिलेशन, हमेशा से रहा है ना। कभी भी अगर एंशियंट टाइम से भी देखें तो चाइना और इंडिया में कभी कोई क्लैश नहीं रहा है। तो बाद में ये क्लैश कब? जब भी इनका जब दोनों आज़ाद होते हैं और चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी का ये शिकार बनता है इंडिया, तब जाके इन्हें थोड़ा होश ठिकाने आते हैं। तो आफ्टर इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस, बोथ द कंट्रीज शेयर्ड अ peaceful relationship. Very soon both the countries involved in the border dispute. The differences aroused from the Chinese takeover of the Tibet. तिब्बत, चाइना जो है तिब्बत को टेक ओवर कर लेता है 1950 में। यहाँ का स्पिरिचुअल लीडर भाग के, दलाई लामा जिसको बोलते हैं, वो भाग के इंडिया में आ जाता है। इंडिया उसे पॉलिटिकल असाइलम दे देता है। दूसरा बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चिन्ह में। ये दोनों वजह क्या बनते हैं? 1962 के वॉर में डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज क्या हो जाते हैं? बहुत ही खराब हो जाते हैं टिल 1976। तो इसमें क्या होता है? 1976 तक बहुत ही खराब रहते रिलेशन।
ड्यूरिंग द विजिट फिर प्राइम मिनिस्टर हमारे राजीव गांधी 1988 में चाइना में विजिट करते हैं और दोनों के रिलेशंस थोड़े बहुत नॉर्मलाइज होना शुरू होते हैं। टिल 1976 दोनों के डिप्लोमेटिक कोई रिलेशन संबंध नहीं बनते हैं। 1962 का वॉर इंडिया हार जाती है, 76 तक दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन शून्य थे। 76 में क्या होता है, उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे उन्होंने विजिट किया और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया का जाता है आफ्टर 1962 वो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एमसीक्यूज में आएगा। वो जाते हैं चाइना में 1988 में और दोनों के रिलेशंस थोड़े इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वरना बात नहीं चीत नहीं होती थी। अब आ जाते हैं आपके फैक्ट्स दैट मैटर, जो कि आपका एक समरी होता है जो हर बारी हम करते हैं। क्विक रिवीजन करते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो है आपका आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप shattered the assumption and the structure on which the European states had based their, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का क्या डेस्टिनी होगा उन सब पे विराम लगाते हुए यूरोपियन स्टेट क्या हो जाता है, एक मजबूत इकाई के रूप में खड़ा होता है। यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए यूएसए मार्शल लॉ इंट्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन कॉर्पोरेशन इन 1948। उसके बाद हम देखते हैं कि 1992 में यूरोपियन यूनियन स्टैब्लिश हो जाता है। यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज का ये कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, कॉपरेशन ऑन जस्टिस ऑन होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी मोटिव पर बेस्ड ये बनता है। उसके बाद आप देखेंगे इसका खुद का अपना फ्लैग था, एंथम था और फाउंडिंग डेट थी, बट कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में फेल हो जाता है। फिर यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस एज द EU इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। ये क्या करती है, अपने क्लोजेस्ट नेबर्स एशिया, अफ्रीका सब में क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। यहाँ पर इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एनीवे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया में वर्ल्ड ट्रेडिंग को लेकर एक पैरामीटर सेट करने वाला ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम डिटेलिंग में करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में। इसलिए अभी इसको विराम लगाते हुए कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बस ये याद रखनी है पूरे वर्ल्ड में ट्रेडिंग को के ट्रेडिंग करने के लिए पैरामीटर्स, कुछ सेट स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। उसमें EU जो है एक बिगेस्ट ब्लॉक, इंपॉर्टेंट ब्लॉक बन के आता है इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक और वर्ल्ड इकोनॉमिक ट्रेडिंग में। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यूएसए अगर EU को कंबाइन कर लिया जाए तो वर्ल्ड ट्रेड में यूएसए से 3 गुना ज़्यादा है। फिर उसके बाद 2 मेंबर्स ब्रिटेन और फ्रांस की परमानेंट सीट है, ये सब हम कर चुके हैं। फिर EU की कंबाइंड आर्म फोर्सेस सेकेंड लार्जेस्ट हैं, ये सब भी हम कर चुके हैं। फिर आपका आता है थ्रू EU बियर्स कॉमन इंटरेस्ट स्टिल हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशंस। देखो EU यूरोपियन यूनियन का कॉमन इंटरेस्ट है, उसके बाद भी जो मेंबर स्टेट्स हैं ना उनका खुद की भी अपनी फॉरेन रिलेशंस है, डिफेंस पॉलिसीज है, बट स्टिल वो एक कैसे करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। कैसे बता रहे हैं, ब्रिटेन जो है यूएस के इराक इन्वेजन में फेवर करता है, जबकि जर्मनी और फ्रांस क्या करता है, अमेरिका की इस पॉलिसी को अपोज करता है। इराक इन्वेजन याद है ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो ये कह रहे हैं कि EU का एक कॉमन मोटिव है, उसके बावजूद जो मेंबर स्टेट्स हैं उनका खुद का भी एक आइडेंटिटी है और अपनी डिफेंस पॉलिसीज और फॉरेन रिलेशंस उनके खुद के भी हैं। तो उसमें एग्जांपल क्या देते हैं कि ब्रिटेन ने यूएसए को इराक इन्वेजन में फेवर किया था, बट जर्मनी और फ्रांस ने अपोज किया था। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, आसियान के बारे में बात कही गई है। फिर कह रहे हैं इन्होंने एक अपना बनाया, राइट 1967 में ये बन जाते हैं, 5 कंट्रीज बनाती हैं, बाद में 5 और कंट्रीज ज्वाइन कर लेती हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं।
उसके बाद आपका आ जाता है आसियान वे क्या है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 2003 में पिलर स्टैब्लिश किए जाते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक और सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल। फिर आसियान विजन क्या है, बस रीजनल पीस और स्टेबिलिटी और इकोनॉमी को प्रमोट करना और वर्ल्ड अफेयर्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में अपना एक मजबूत दावेदार की तरह उभर कर आना, राइट। और जितने भी रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको नेगोशिएट करना, राइट। उसके बाद इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज ट्राइड टू मेक एग्रीमेंट्स विद द आसियान, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब साइन हो चुका है आसियान के साथ। चाइना और यूएसए ने भी साइन कर रखा है। चाइना इमर्ज्ड एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हम सबको पता है, राइट। 2040 तक ऐसा माना जाता है कि वो यूएस की भी इकोनॉमी को सरपास कर देगा। उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 ने सोवियत मॉडल, जैसे चाइना में माओज रूल आता है वो सोवियत मॉडल को अडॉप्ट कर लेता है, माओ रूल ये रहा। और फिर वहां पर क्या देखते हैं हम, चाइनीज इकोनॉमी ठीक ठाक 5-6% से ग्रोथ कर रही थी, बट उतना भी अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही थी। और चाइना फिर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन बंद कर देता है 1971 में अंडर द रूल ऑफ ज़ोउ इनलाई। और फिर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाता है। ओपन डोर पॉलिसी अपनाता है कौन, डेंग जियोपिंग, वो अपनाते हैं और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत सारा फॉरेन रिजर्व्स आता है, बहुत सारा कैपिटल और बहुत सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडो चाइना रिलेशंस कैसे हैं, वो मैंने आपको बताया कि बहुत ही बुरे रहे टिल 1976। पहली बार हमारे, ये देखो आपके है ना, राजीव गांधी चाइना विजिट करते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जो है सबसे पहले 1976 में एज अ फॉरेन मिनिस्टर विजिट करते हैं। फिर पहला प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है आफ्टर 1962, वो थे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी। और उसके बाद आपका दोनों के बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज होते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी एज अ प्राइम मिनिस्टर भी विजिट करते हैं चाइना 2003 में, ठीक है। दोनों कंट्रीज के रिश्तों को नॉर्मलाइज करते हैं। फिर लास्ट में आपका 2 कंट्रीज के बारे में जिक्र किया गया। पहला है जापान, पहला है आपका जापान। जापान के बारे में देखते हैं। जापान, आपने इन सारे कंपनीज के नाम सुने होंगे, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा, ये सब क्या हैं, जापानीज इंटरनेशनल कंपनीज हैं। ये किसके लिए जानी जाती हैं, हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जानी जाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंपोर्ट्स करती हैं, जापान जो है नेचुरल रिसोर्सेज और इंपोर्ट्स करती हैं मोस्ट ऑफ दिस रॉ मटेरियल। यानी जापान में नेचुरल रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, उसके बावजूद भी वो सारे रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करती है, फिर भी ये हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसके ऊपर क्या गिरा था, न्यूक्लियर बम गिरे थे, याद है, न्यूक्लियर बम अगस्त 1945 में, हिरोशिमा एंड नागासाकी, लिटिल बॉम एंड फैट मैन। जापान became a member of the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD का मेंबर बन जाता है। ये OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी, ठीक है। उसका मेंबर बन जाता है। जिनकी भी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा हाई इकोनॉमिक, जिनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है, जिनकी इकोनॉमी सबसे ज़्यादा तगड़ी है, वो मेंबर देश, वो ही उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही इसकी सदस्यता ले सकते हैं। तो चूंकि जापान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे 1964 में इसको ज्वाइन करता है, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, जबकि सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता था। उसके बाद भी इसने अपनी इकोनॉमी को तगड़ा किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने न्यूक्लियर बॉम्ब भी झेला, उसके बाद भी जापान इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, इन टर्म्स ऑफ पीस, बहुत ही अच्छा है यहाँ पर। It is the third largest economy in the world. It is the only ASEAN member of the G7. ASEAN member का, G7 का, एशियन मेंबर, नॉट आसियान, आई एम सो सॉरी। एशिया की अगर बात करें तो G7 जो कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी सबसे ज्यादा पावरफुल नेशंस हैं, उनकी इकोनॉमी, उनका ग्रुप है ये। एशिया से सबसे पहला कंट्री जो है, इकलौता कंट्री जो है वो जापान है। इट इज़ द 11th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। और अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो ये 11th पॉपुलेशन वाइज 11th पोजीशन पे है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जापान इज द ओनली नेशन जिसने डिस्ट्रक्शन कॉस्ट देखा था न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूएन।
यूएन में यूएसए के बाद अगर सबसे ज्यादा रेगुलर कोई पैसे देता है तो वो कौन है? जापान है। कंट्रीब्यूशन कितना है? ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल। जापान हैज अ सिक्योरिटी अलायंस विद द यूएस सिंस 1951। यानी जापान में को सिक्योरिटी, अगर अगर किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो उसने यूएस के साथ एक ट्रीटी साइन कर रखी है। एज पर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जापान का क्या कहता है? जापानीज पीपल फॉर एवर रिनाउंस वॉर एज अ सोवरेन राइट ऑफ द नेशन and threat or the use of the force as a means of settling the international disputes. Although Japan's military expenditure is only 1% of the GDP and it is the 7th largest in the world. आर्टिकल 9 कहता है जापान के संविधान का कि जापान हमेशा के लिए वॉर को रिनाउंस यानी त्याग कर रही है और ये मानती है कि ये एक सोवरेन राइट है उस देश का और कभी भी वो वॉर या किसी भी फोर्सफुल एनेक्सेशन में बिलीव नहीं करती है। जबकि जापान जो है अपने टोटल जीडीपी का 1% ही मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, बट इसकी मिलिट्री वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट है। तो ये जापान के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, जिसमें से हमको जानने के लिए क्या जरूरत है? ओईसीडी। अच्छा, इसमें जो भी एक दो डेटा होंगे वो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा, ये बदलते रहते हैं बट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, थोड़े बहुत ही बदलते हैं। तो मैंने जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था उसी को फोकस करके मैंने पढ़ाया है। तो आप एक ओईसीडी हमने पढ़ना है, उसके बाद एक दूसरी कंट्री के बारे में इन्होंने दिया है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आपको भी पता है, कोरिया पहले एक यूनिफाइड, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक कोरियन पेनिनसुला यानी एक यूनिफाइड थे, ये कोरियन पेनिनसुला के नाम से जाने जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये दोनों बढ़ जाते हैं। नॉर्थ कोरिया सोवियत ब्लॉक के इन्फ्लुएंस में आ जाता है और साउथ कोरिया आपके यूएसए के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। फिर आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो दोनों देशों के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है 38th पैरेलल, ये याद रखिएगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बाउंड्री को डिफाइन करने वाला जो नाम है बाउंड्री का वो है 38th पैरेलल। कोरियन वॉर 1950-53 में कोरियन वॉर और कोल्ड वॉर की तरफ, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर क्या करते हैं, बिटवीन द टू साइड्स बहुत ज़्यादा इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कोरियन पेनिनसुला टूट जाता है दो में, नॉर्थ और साउथ में। फिर 1950 से 53 में कोरियन वॉर होता है जो कि इनके रिश्तों को और भी खराब कर देता है। तो वी आर फोकसिंग ऑन साउथ कोरिया। दोनों ही कोरिया जो हैं 1991 में यूएन का मेंबर बन जाते हैं, दोनों ही कोरिया, ठीक है। फिर मीनवाइल साउथ कोरिया इमर्ज्ड एज अ सेंटर ऑफ पावर इन एशिया। Between 1960 and 1980s, it rapidly developed into the economic power, which is termed as the miracle on the Han River. तो आप देखोगे आप साउथ कोरिया जो है बहुत जल्दी रिवाइव करता है अपनी इकोनॉमिक। नॉर्थ कोरिया बहुत पिछड़ा हुआ है क्योंकि इट इज अगेन बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक मॉडल। तो यहाँ पर क्या है आपका साउथ कोरिया बहुत जल्दी इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जाती है और इसी वजह से इकोनॉमिक पावर बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मिरेकल ऑन द हान रिवर। इनका हान रिवर पे इनका कैपिटल बेस्ड है, इसीलिए इसका नाम क्या लिखा हुआ है, मिरेकल ऑन द हान रिवर, सिग्नलिंग ऑल अराउंड द डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद ओईसीडी का मेंबर ये भी बन जाता है 1996 में, वो भी बनता है, जापान भी और ये भी बनता है। इसकी इकोनॉमी 11th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द 10th लार्जेस्ट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2016 से साउथ कोरिया की रैंकिंग 18 थी, अभी अगर 2020 में शायद इसकी 23 के अप्रॉक्सीमेटली होगी। आप इसे प्लीज चेक कर लीजिएगा क्योंकि डेटा बदलते रहते हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे ह्यूमन ये हो गया आपका। तो आपने यहाँ पर साउथ कोरियन ब्रांड कौन से हैं, सैमसंग, एलजी, हुंडई, ये सब क्या है, रिनाउंड इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, ये वर्ल्ड वाइड भी पॉपुलर है, कोई इंडिया की बात नहीं है। इंडिया और साउथ कोरिया ने अपने कल्चरल और कमर्शियल टाइज को बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। होपफुली नियर फ्यूचर में जापान के साथ तो हमारे रिश्ते अच्छे हैं ही, साउथ कोरिया के साथ भी हम अपने रिलेशंस को और आगे मुकाम तक पहुंचाएं। अभी मैंने उसमें बताया था आपको कि एक लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इस लेक्चर का एंड हो जाएगा।
ये है आपका इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, राइट, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो मैंने बोला था ना, जो वर्ल्ड की राइजिंग, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, बेटर वर्ड यही है, हाई इनकम इकोनॉमीज, वो इस ग्रुप का पार्ट बनती हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, OECD का, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमीज हैं, जो कि इसमें कितने कंट्रीज हैं, 38 मेंबर्स हैं इस समय, और 1961 में ये बना था, और इसको क्या था, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करना। इसके सदस्य कौन बन सकते हैं, जो हाई इनकम इकोनॉमीज हैं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई हो, और जो कि डेवलप्ड कंट्रीज की रेंज में आते हो, और इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो वो इसका पार्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशन इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, और OECD जो है का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, पेरिस और फ्रांस, यानी पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, फ्रांस का कैपिटल है, ठीक है। छोटा सा OECD मैंने आपको बता दिया। ये रहे इसके 38 मेंबर कंट्रीज, है ना, एक लुक आप देख सकते हो। एंड दिस इज समथिंग द एंड ऑफ द लेक्चर। एक ऐसी जनरल में बता देती हूँ, याद नहीं करना है प्लीज, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टारिका, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड। आप देखोगे तो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज ही हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमी हाई डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी इनका हाई होता है, और इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी है, पॉपुलेशन भी कम है, एक आधा ही कोई होगा जिसकी पॉपुलेशन अच्छी हो, और उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट भी अच्छी हो, डेवलप्ड कंट्री भी और इकोनॉमी भी तगड़ी है, बहुत कम ही ऐसा मिलेगा आपको। तो लिथानिया, लातविया, कोरिया, जापान, ये साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, इटली, इजराइल, आयरलैंड, आइसलैंड, हंगरी, ग्रीस, जर्मनी, फ्रांस, लग्जमबर्ग, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो 38 कंट्रीज हैं इस टाइम पे। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इसका जिक्र एक दो बारी NCERT में हुआ है, और इट्स ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फॉर अ मोर देन preparing for a less, for preparing less for the examination. So this is all for this lecture. इसकी PDF आपको मिली जाएगी, और मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप बुक नहीं भी खोलेंगे, तो अगर आप ऐसे भी इन स्लाइड्स को गो थ्रू करेंगे, तो उसमें मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी है। एक अभी भी मैं आपको बता दूं, जो टाइम लाइन था यूरोपियन यूनियन का, वो उससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो टाइम लाइन पे ज़रूर फोकस कीजिएगा। जो जो चीज़ें मैंने बताई थी कि इस साल यूरो इंट्रोड्यूस हुआ, इस साल कॉन्स्टिट्यूशन फेल हो गया, तो दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट आपका। एंड हाँ, हाउ द यूरोपियन यूनियन विथ थ्रू विच ट्रीटी यूरोपियन यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द लेक्चर मैंने बताया था आपको, जो जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन कराए हैं वो सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रोबेबिलिटी है कि इन पे क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि हर लेक्चर को मैं शॉर्टेस्ट पीरियड में अच्छे से आपको जल्दी जल्दी समझा सकूँ, जिससे ना आपका टाइम वेस्ट हो और आपका एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर्स आप इन्जॉय कर रहे हो और मुझसे कुछ आपको सीखने को ही मिल रहा है। आई नो कि कुछ चीज़ें आपके माइंड में होंगी कि वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो रही है, एक आधा वर्ड्स जो कि पता है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1949 में चाइना में कम्युनिस्टिक रूल आता है अंडर माओज, तो ये चाइनीज़ रेवोल्यूशन पूरा पढ़ाना पड़ेगा। तो दैट्स वाई आई हैव स्किप्ड दैट पार्ट, क्योंकि ना तो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, और उसको पढ़ाने के लिए पूरा एक सेपरेट लेक्चर चाहिए मुझे, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए वो चीज़ें आपके एग्जाम में नहीं आएंगी। बिलीव ऑन मी, जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे और उसी से रिलेटेड एग्जाम्स में आएंगे। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।